हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर का इसमें आप लोगों के साथ सामाजिक अध्ययन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 80 प्रश्न रहेगा। और ये क्लास जो है क्लास 6 टू 8 के लिए, क्लास 6 टू 8 के लिए, ठीक है। और इससे पहले हम 70 क्वेश्चन कॉमन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है कि प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लहुरा देवयानी। याद रखिए, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड यानी 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो बताना किस विद्वान द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा जॉन मार्शल। याद रखिए, जॉन मार्शल जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। तो आपको बताने कहाँ से लिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए उपयुक्त में से कौन। याद रखिएगा, उपयुक्त में से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुंडक उपनिषद से भारतीय प्रतीक के रूप में सत्यमेव जयते को लिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74, सारीपुत्र प्रकरण नामक बौद्ध ग्रंथ की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अश्वघोष। याद रखिएगा, अश्वघोष जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बुद्ध घोष की बात करते हैं तो इनके ग्रंथ का नाम है विशुद्धिमग्ग। याद रखिएगा। नागार्जुन सागर के अगर हम ग्रंथ की बात करते हैं तो इनके नाम है माध्यमिक कारिका। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75, निम्नलिखित में से किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की है, बताइए। अकाल तख्त की स्थापना जो है किसने किया, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु हरकिशन। याद रखिए, गुरु हरकिशन जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76, निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी लाहौर थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 76 का ही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद शासक ये भी याद रखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और मोहम्मद गोरी ने इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। भी याद रखिएगा। चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है घड़ी अथवा गृहगर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर क्या थे। तो याद रखिएगा, घड़ी कर जो घर व झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और एक होता चराई कर जो दुधारू पशु पर लगाया जाता था, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78, निम्न में से ब्लू वाटर नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डुप्ले। इसका राइट आंसर यानी डुप्ले जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79, नील दर्पण नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। नील दर्पण के जो नाटक है, सबसे पहले भी याद रखिए नाटक है ये, इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कौन नहीं। याद रखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी दिए विकल्प में केवल दीन बंधु मित्र होता है। केवल क्या होता है, दीन बंधु मित्र। देखिए यहाँ पर बारिंद्र घोष भी दे रखा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के काल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्राप्त हुई है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। याद रखिए, लॉर्ड ऑकलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अफगान युद्ध जो है जो कब हुआ था, 1839 से 42
तो इसी के शासन में हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र को निम्न में से किनके द्वारा शुरू किया गया, तो बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कह रहा है रहमतुल्लाह सियानी निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किए थे, तो 1896 में। याद रखिएगा एम रहमतुल्लाह, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, और आपसे अगर पूछा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और एक कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। और कब, तो 1887 में, भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था, तो जॉर्ज यूल। याद रखिए, और कहाँ, तो इलाहाबाद में। और डेट भी याद रखिए 1888। ठीक है, कमेंट्स में बताइए कि बांकीपुर जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था। कमेंट्स में बताइए कि बांकीपुर जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त को मनाया जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। बताइए क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। पहला दे रखा युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा, तो यह भी सही है। संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये भी सही है। सी में कहता है ब्रिटिश सेना में भारतीय के अनुपात में वृद्धि की घोषणा की गई, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी सही, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो उपयुक्त में से यहाँ पर राइट आंसर आपका एक से अधिक होगा। सबसे पहले अगर स्वराज शब्द का अगर प्रयोग किया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले किया था, और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक क्रियाकलापों में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अब एक नंबर आता है दादा भाई नौरोजी का। तो दादा भाई नौरोजी ने राजनीतिक रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, और कब किए थे दादा भाई नौरोजी ने, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए और बी हो जाए तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पारित किया गया था, बताइए। बाल विवाह, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर हरविलास शारदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है देखिए आप लोग सुने होंगे शारदा एक्ट। क्या सुने होंगे, शारदा एक्ट। ठीक है ना, इस एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु कितना रखा गया था, 14 वर्ष, और लड़कों का 18 वर्ष। आप लोग सुने होंगे शारदा एक्ट इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का क्या उद्भव हुआ। तो आपको बताने निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। याद रखिए स्वदेशी आंदोलन जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दे रखा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920, ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। उसके बाद यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दे रखा है, ये 12 मार्च 1930 को। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध को कहा गया है। सभी युद्धों को समाप्त करने वाला जो युद्ध हुआ था निम्नलिखित में से किस युद्ध को कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध।
ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? तो 1914 से 1918 तक, ठीक है, 1918 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है, इटली के एकीकरण की अगुवाई निम्न में से किस राज्य ने किया था? इटली का एकीकरण, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा पीडमोंट। याद रखिएगा पीडमोंट जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट की चर्चा मिलती है, जिसमें कौन शामिल नहीं था? आपको बताना है इसमें कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सर्वहारा वर्ग जो है इसमें शामिल नहीं था, बल्कि अभिजात और पादरी जो है इसमें शामिल था। और इसके अलावा इसमें देश के 90% जनता भी उनके सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। और इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक वगैरह सब शामिल थे। तो याद रखिएगा, तो प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो पादरी आते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन आता है? अभिजात। और तृतीय में आते हैं इस देश के 90% जनता। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा, यानी किस ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, यानी शनि ग्रह में। याद रखिएगा शनि ग्रह में अगर बात करते हैं 2023 तक, अभी 2023 तक, तभी इसमें 145 गिना गया है। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है पृथ्वी का घूर्णन का समय क्या है? बताइए। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 23 घंटा 50 मिनट 46 सेकेंड। 24 घंटा मत करते हो, प्रॉक्स हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आपको अगर दे रखा है इस तरह से, तो यहाँ 23 घंटा 50 मिनट 46 सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 पृथ्वी से सूर्य की मध्यम दूरी कितनी है? बताइए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? सूर्य पृथ्वी की मध्यम दूरी पूछा जा रहा है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यहाँ पर देखा जाए, अगर हम कर्क रेखा की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी 21 जून। यानी 21 जून को जब पृथ्वी कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, तो कर्क रेखा किधर होता है? अगर ये पृथ्वी है, ये हो गया विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के उत्तर में इधर कर्क रेखा होता है, इधर मकर रेखा होता है। भी याद रखिएगा 23 डिग्री मकर रेखा नीचे होता है साउथ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ 23 डिग्री क्या होता है आपका? कर्क रेखा होता है। तो वही कह रहा है कि 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरण लंबवत होती है, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। इसी का उल्टा अगर हम पूछें, अगर मकर रेखा की अगर बात करें, तो ये 22 दिसंबर को सबसे क्या होता है? बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए फिर भूगोल से ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि भूमध्य रेखा को सम्मिलित कर अक्षांश की कुल संख्या आपकी कितनी है? क्या लिखा? भूमध्य रेखा को सम्मिलित कर अक्षांश की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 181। अब कैसे 181 हो तो अभी बताते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा भी क्या अक्षांश है? तो यहाँ से 90 ऊपर और यहाँ से 90 नीचे, तो 90 कितना हो गया? 180। ठीक है, और एक हो गया आपका विषुवत रेखा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भूमध्य रेखा को भी शायद, तो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो एक और ऐड करें तो 181 इस तरह से हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? बताइए। आपको बताने कि इसमें से कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित है? बताइए 96 का राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अर्जेंटीना जो है ये मकर रेखा पर स्थित। याद रखिए मकर रेखा पर स्थित है। अर्जेंटीना जो है किस महादेश में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मैक्सिको और नाइजर को, तो ये कर्क रेखा पर स्थित है। और यहाँ पर एक नॉर्वे जो दे रखा है ये आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि पृथ्वी के गुरुमंडल यानी जिसको कोण बोलते हैं,
में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए पृथ्वी के कोर में क्या पाया जाता है? तो निकेल पाया जाता है, निकेल पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नीफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नीफे कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर निकेल दे रखा ऑप्शन में, लेकिन आयरन नहीं दे रखा, तो यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा निकेल। ऐसे याद रखिए पृथ्वी के कोर में निकेल और आयरन दोनों होता है, इसलिए इस कोर को हम क्या बोलते हैं? नीफे भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98। विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? आपको बताना है विश्व का सर्वाधिक भूकंप जो है किस क्षेत्र में आता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी को माना जाता है। इस भूकंपीय पेटी में विश्व का लगभग 63% क्या आता है? भूकंप आता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? यानी एक्टिव कौन, जिससे हमेशा निकलते रहता आग। ठीक है, लावा इस तरह से। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर 99 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्ट्रम्बोली। याद रखिए स्ट्रम्बोली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्ट्रम्बोली को, तेलीपारी द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बाकी अन्य सभी जो है सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण, बताइए इसमें कौन जो अवसादी चट्टान के उदाहरण। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाए, यानी कोयला जो आपका क्या है? अवसादी चट्टान के उदाहरण। अगर हम बात करते हैं लोपोलिथ, ग्रेनाइट और गैब्रो की अगर बात करते हैं, सब क्या अग्नि चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट निम्न में से किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा उत्खंड पर्वत का। याद रखिएगा उत्खंड पर्वत जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 102। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 102 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा वज्राई। याद रखिएगा वज्राई जो है इसका राइट आंसर, यानी भारत का सर्वाधिक ऊंचाई जलप्रपात क्या वज्राई है, जो महाराष्ट्र के उरमोदी नदी पे, याद रखिएगा उरमोदी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 560 मीटर है। ठीक है, चलिए लेकिन बहुत सारे पुस्तक में और अन्य सोर्स सब देखिएगा तो जो लिखता है, जो बताया जाता है कि इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, लेकिन ये गलत है। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका वज्राई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है कि लंदन शहर निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ये टेम्स नदी पे। याद रखिएगा टेम्स नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यू वाला जो है ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, चलिए उसी तरह से आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा समताप मंडल। याद रखिएगा समताप मंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई। याद रखिएगा ऐसे परावैज्ञानिक किरणों के अवशोषण करने के नाम से भी इस मंडल को जाना है। इसमें क्या होता है? ओजोन गैस होता है। क्या होता है? ओजोन गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है गरस्ती चालीसा किसे कहा जाता है? पछुआ पौन को कहा, किसको कहा था? पछुआ पौन को कहा जाता है। इसके और से नाम है, याद रहे प्रचंड पचासा भी कहा था या चिकता साठा भी इसको कहा जाता है पछुआ पवन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है जीवगेन किसका उदाहरण है? जीवगेन जो किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अपघर्षण का। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 भारत का नीलगिरी पर्वत जो है किसका उदाहरण है? बताइए भारत का नीलगिरी पर्वत जो है
किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण, याद रखिएगा ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है अनातोलिया का जो पठार है ये बताना है कि ये कहाँ किस देश में है। तो अनातोलिया का पठार जो है ये तुर्की में कहाँ है। अनातोलिया के पठार को ही एशिया माइनर पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है और ये कहाँ स्थित है, तो ये तुर्की में। तुर्की की राजधानी कहा, तो अंकारा है भी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 110। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से जाकर मिलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा नदी से मिलती है तो उसको किस नाम से जाना, तो उसको पद्मा के नाम से जाना, याद रखिएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिलती है तो उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में प्रवेश करते ही उसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं, आपको बताने इसमें से कौन जो है एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रवण का उन्मूलन जो है ये आपका क्या हो, पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112 कहता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का आधारित है। भारत में नियोजित जो अर्थव्यवस्था जो है आधारित है, तो आपको बताने किस पे आधारित है, तो ये मिश्रित व्यवस्था पे आधारित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है कि राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा PS महालनोबिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पे आधारित है, तो महालनोबिस पे आधारित है, भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है कि मंदी क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वस्तु की पर्याप्त मांग नहीं होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपके 114 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115। मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एडम स्मिथ जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम क्या, वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिए पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है कि विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट किसका नाम है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निजीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग, याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है कि नवरत्न का विचार संबंधित है किससे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से क्या इसका संबंध है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 120 कहता है भारत सरकार को वर्तमान में 2023 सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस कर से होता रहा है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा वस्तु और सेवा कर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने आयकर की न्यूनतम सीमा क्या रखी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 3 लाख से अधिक, याद रखिए 3 लाख से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सर्वाधिक व्यय करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र को चुना है? सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में को चुना है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास, यानी याद रखिएगा ग्रामीण विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी भारत सरकार ने 1 जनवरी, पूरा याद रखिए 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कब हुआ था? 1950 को, लेकिन इसको समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया था और इसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? बताइए। तो यहाँ पर महाल नोबिस योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय कितना है? तो 1956 से 61, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आता है पंजाब का और तीसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, किसमें? गेहूं में अगर चावल की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन आएगा? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कहता है विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के बाद दूसरा स्थान पे कौन है? भारत है, और उसके बाद तीसरे स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया, और चौथे स्थान पर बांग्लादेश। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1921 को, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्न में से किसका विलय इंडियन बैंक में हुआ है? तो 128 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद बैंक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129। सौभाग्य यानी सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, यानी भारत सरकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हृदय योजना का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सड़क एवं यातायात विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131। निम्नलिखित में से किसके सुझाव को अमल में लाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा M.N. रॉय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132। एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधित अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? बताइए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधित अधिनियम जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1781 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है कि भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा 10 जो कर्तव्य जो पहले जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 का ये भी याद रखिए जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135। जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। तो यहाँ पर 135 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। याद रखिए अनुच्छेद 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है, यह कथन निम्न में से किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार क्या होता है, अदा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केटी साइज का राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाग पूछा जाए कि ये देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 21 भाग में आते हैं, तो भाग 4 में। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है कि फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के निम्नलिखित कारक माना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की एकता और सुरक्षा का अनुशंसा का एवं संरक्षण, तो ये भी सही है। वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, ये भी सही है। भाषा और सांस्कृतिक एक रूपता, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 138। निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है? बताइए निम्नलिखित में से यह अधिकार किसको प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। याद रखिएगा संसद को प्राप्त है। यानी 24वें, याद रखिएगा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में यह घोषणा की गई कि संसद को अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त या कम कर दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139 कहता है कि पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? बताइए किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज सूची या समवर्ती सूची? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये राज सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची के राज सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जब अध्यक्ष पूछेगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी प्रधानमंत्री। यानी 140 का राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। यानी प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तथा अनुच्छेद 263 के 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की विवेचना किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 कहता है, विधायी और कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का पृथकीकरण अत्याचार को रोकता है। यह विचार निम्न में से किस विचारक का है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142। निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए संविधान संशोधन की बात किया तो किस भाग में आता है? तो भाग याद रखिएगा भाग 20 में आता है। अनुच्छेद की बात किया तो अनुच्छेद 368 में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 143 कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है, उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक स्थिति में, मतों के बराबर होने की स्थिति में, कभी भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका राइट आंसर। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी मतों के बराबर होने की स्थिति में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 के यह उपबंध है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 63। ठीक है, और आता अनुच्छेद एक होता है 64 और 89।
यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ के पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है यूनाइटेड नेशन ने बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डनबार्टन ओक्स सम्मेलन। याद रखिए डनबार्टन ओक्स सम्मेलन में किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? मेघालय राज्य जो है अस्तित्व में कब आया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1972 में। याद रखिएगा 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे रखा है, इनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? बताइए, राज्यसभा में सीटें हैं, बताइए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो दिल्ली में है, उसके बाद पुडुचेरी में है, लेकिन लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर 147 का 1 और 2 किस ऑप्शन में, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 148। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत संविधान निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है? बताना किस अनुच्छेद में या प्रस्तावना में या दूसरी अनुसूची में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। याद रखिए अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका 149 का सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की व्याख्या की गई है। प्रत्येक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या होगा? लीला शेट्टी होगा, अन्ना चंडी होगा या फातिमा बीबी होगा? तो बताइएगा इसका कमेंट्स में कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, कमेंट्स में इसका जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 80 क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस किया जो सामाजिक विज्ञान से। ठीक है दोस्त, जो 6 to 8 के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेहद पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।